गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने लैप वाइंडिंग डिज़ाइन की थी, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया था। उस क्वेश्चन के बेस पर बैक पिच और फ्रंट पिच का मान निकाला था जो विषम संख्या था। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया था कि यहाँ पर टेबल डिज़ाइन की थी, उसके बेस पर वाइंडिंग डिज़ाइन की थी। तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक देखा था कि इक्वलाइज़र रिंग क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन समांतर पथों में विभव समान रहना चाहिए, लेकिन एजिंग इफेक्ट के कारण यानी उम्र के प्रभाव के कारण समांतर पथों में विभव समान नहीं रह पाता है, जिसके कारण चक्रण धारा उत्पन्न होती है और वो चक्रण धारा आपके ब्रश को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ब्रश को प्रभावित होने से बचाने के लिए हमने इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया था। तो इस बात को हमने पिछली क्लास में नोट नहीं किया था, इसे नोट कर लेते हैं। उसके बाद में वेव वाइंडिंग डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी क्या है, जाना जाता है, जिसमें समांतर पथ होते हैं। ठीक है, अब क्या है, समांतर पथों में विभव क्या है, समान, तथा समांतर पथों में विभव समान रहना चाहिए। लेकिन एजिंग इफेक्ट उम्र का प्रभाव, लेकिन एजिंग इफेक्ट के कारण समांतर पथों में विभव समान नहीं रह पाता है। ठीक है, समांतर पथों में विभव समान नहीं रह पाता है, जिसके कारण चक्रण धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो ब्रश को प्रभावित करती है, ब्रश को क्या करती है, प्रभावित करती है। अतः ब्रश को प्रभावित होने से बचाने के लिए
बैक एंड पर इक्विलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इक्विलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कॉपर के मोटे तार की बनी होती है। तो जितना अधिक क्रॉस सेक्शन होगा, यानी R इक्वल टू रो L बटे A, जितना चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो अब यदि किसी कारण से उसमें चक्रण धारा उत्पन्न होती है, तो वो बैक एंड पर क्या करेगी? इक्विलाइजर रिंग में घूर्णन करती रह जाएगी और आपका ब्रश प्रभावित होने से बच जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? किसी कारण यदि चक्रण धारा उत्पन्न होती है तो क्या है? किसी कारण से चक्रण धारा उत्पन्न होती है तो वह धारा बैक एंड पर लगी रिंग में घूर्णन करती रहती है, जिससे ब्रश प्रभावित होने से बच जाता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं कि इक्विलाइजर रिंग लैप वाइंडिंग में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये कॉपर के मोटे तार की बनी होती है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और इसका प्रयोग हमेशा ब्रश को बचाने के लिए किया जाता है और ये बैक एंड पर लगाई जाती है। यदि हम मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, गणितीय रूप से बात करें कि ये जैसे ये दो समांतर पथ हैं, ठीक है, ये दो समांतर पथ हैं, ठीक है, यहां की वोल्टेज V1 है और यहां की वोल्टेज क्या है? V2 है, और इन पथों का प्रतिरोध मान लेता हूं R है। ठीक है, यदि यहां पर दोनों में यानी इफ V1 बराबर है किसके? V2 के, तो यहां पर जो विभवांतर होगा V बराबर V1 माइनस V2, वो क्या होगा? शून्य। तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली करंट है उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। अब मैंने क्या कहा? समांतर पथों में विभव समान होना चाहिए, लेकिन एजिंग इफेक्ट के कारण, एजिंग इफेक्ट यानी उम्र के प्रभाव के कारण यहां पर मान लीजिए कि V1 का मान क्या है? अधिक किससे? V2 से। तो यहां पर V बराबर क्या होगा? V1 माइनस V2, जिसके कारण यहां पर धारा I बराबर क्या होगा? V1 माइनस V2 बटे R होगा। तो ये करंट क्या करेगा? आपके ब्रश को प्रभावित कर सकता है। इसलिए
आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये किसके केस में था? लैप वाइंडिंग के केस में था। अब हेडिंग डालिए वेव वाइंडिंग, ठीक है, वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। देखिए सबसे पहले यहां पर कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर्स हैं, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं इससे पहले। ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर है, यहां पर ये आपके क्या हैं? पोल्स हैं। पोल्स हैं, नाम दे दीजिए नॉर्थ पोल, साउथ, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। अब यहां पर ये आपकी क्या है? वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपका क्या है? यहां पर कॉम्यूटेटर है। क्या है? कॉम्यूटेटर, ठीक है। ये क्या है? कॉम्यूटेटर के सेगमेंट है। क्या है? कॉम्यूटेटर के सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब वाइंडिंग के जिस साइड में कॉम्यूटेटर लगा होता है वो क्या कहलाता है? फ्रंट एंड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। और दूसरी साइड कौन सी होती है? बैक एंड। क्या होती है? बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड। अब मैंने बताया था कि बैक साइड में, याद कीजिए कि बैक साइड में कोयल की दो साइडों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच कहलाती है। तो ये आपकी क्या है? y ऑफ b। ये परिभाषाएं मैंने पहले नोट करवा दी थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि बैक साइड में, कोयल के बैक साइड में दो कोयल साइडों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच। और फ्रंट साइड में जो होगी वो क्या होगी? फ्रंट पिच होगी, y ऑफ f, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि जो टोटल होगी रिजल्टेंट पिच y ऑफ r, वो यहां पर क्या होगी? बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के बराबर होगी। और कॉम्यूटेशन पिच यहां पर y ऑफ c बराबर क्या होगा? 2yp, यानी पोल पिच का क्या होगा? 2 गुना। ये कॉम्यूटेशन पिच है आपकी। तो इनकी परिभाषाएं मैंने पहले भी नोट करवा दी है, लेकिन ध्यान में रखना है कि आर्मेचर के बैक साइड में 2 कोयल साइड के मध्य की दूरी बैक पिच, फ्रंट साइड में 2 कोयल साइड के मध्य की दूरी फ्रंट पिच, और 2 कॉम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य की दूरी कॉम्यूटेटर पिच होगी। अब याद कीजिए, लैप के साथ तुलना करते चलते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता था कि y ऑफ r बराबर y बैक माइनस y फ्रंट, ये होता था। और यहां पर साइन क्या होते थे? अपोजिट, अपोजिट साइन, विपरीत चिन्ह होते थे लैप वाइंडिंग में, ठीक है। जबकि वेव वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में क्या होता है
कि आपका जो रिजल्टेंट पिच होता है वो क्या है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, y ऑफ b प्लस y ऑफ f, यानी दोनों के योग के बराबर है। और ये क्या है, आपका सेम साइन है। क्या है, सेम साइन, सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है। तो ये तो दोनों में पहला डिफरेंस हो चुका है। लैप में अपोजिट साइन होते हैं, वेव में क्या होता है, सेम साइन होता है। आदि से मिटा देता हूं इधर से। अब देखिए, पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद में सेकंड डिफरेंस क्या है कि यहां पर भी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ही क्या होती थी, ऑड नंबर होती थी, और वही यहां पर होगी। वेव में भी इनका मान क्या होगा, विषम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, लैप और वेव, ठीक है, दोनों में है। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ही क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखिए, आपका जो लैप था उसमें कॉम्यूटेशन पिच क्या थी, y ऑफ c बराबर क्या था, प्लस माइनस m, किसमें, लैप में, लैप वाइंडिंग में, ठीक है। जबकि वेव में आपका कॉम्यूटेशन पिच किसका 2 गुना होता है, पोल पिच का 2 गुना होता है वेव में, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि y ऑफ b माइनस y ऑफ f बराबर प्लस माइनस 2m, ये आपका लैप और वेव दोनों के लिए है। लैप हो और वेव दोनों वाइंडिंग के लिए समान रहेगा ये फॉर्मूला। जब हम वेव वाइंडिंग डिजाइन करेंगे उस समय आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो एवरेज पिच होती थी, एवरेज पिच वो क्या होती थी, y बैक प्लस y फ्रंट अपॉन में 2 बराबर पोल पिच के बराबर होती थी z अपॉन में p, किसमें, लैप वाइंडिंग में। लेकिन यहां पर एवरेज पिच y बैक प्लस y फ्रंट अपॉन में 2 इक्वल टू पोल पिच बराबर z प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय क्या होता है, p, किसमें, वेव में। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है वाइंडिंग डिजाइन करते समय कि एवरेज पिच का मान, एवरेज पिच का मान, एवरेज पिच का मान इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है डम्मी कॉइल। वेव वाइंडिंग में क्या पूछा जाता है, डम्मी कॉइल। तो हेडिंग डालिए इसमें, डम्मी कॉइल, डम्मी कॉइल, ठीक है। मान लीजिए आपको Z का मान दे रखा है 60 और P का मान दिया है आपको 4, तो यहां से आपके पास y ऑफ P
इक्वल टू क्या होगा, Z अपॉन में P, यानी 60/4 कितना हो गया 15, है ना। कितना आना चाहिए 15। अब यदि आप सोचो कि यहां पर मुझे 15 खांचों में 60 कॉइल डालनी है, 15 खांचों में क्या डालनी है 60 कॉइल डालनी है, तो प्रत्येक में कितना आएगी 4 आएगी। लेकिन वेव वाइंडिंग में यहां पर एवरेज पिच क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो एवरेज पिच इक्वल टू यहां पर क्या दिया है आपको, इसको मिटा देता हूं, जैसे यहां पर स्लोट आपको चाहिए 15। अब यहां से वेव के लिए एवरेज पिच बराबर क्या दिया है, Z +-2/P दिया है। अब Z में +2 करते हो आप तो 60 + 2 क्या हो जाता है 62, और Z -2 करते हो तो 60 - 2 करोगे तो 58 होता है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, चालकों की संख्या 60 दी गई है, पोल की संख्या 4 दी गई है, खांचे क्या दिए गए 15 दिए गए। लेकिन वेव वाइंडिंग क्या कहती है कि एवरेज पिच का मान हमेशा इंटीजर रहना चाहिए, यानी भाग दोगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास जैसे यहां पर ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, इसमें 15 खांचे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर बना देते हैं 2 खांचे, 15 खांचे हो गए। चालक कितने आपके पास 60, तो प्रत्येक में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में एवरेज पिच बराबर क्या होता है, Z +-2/P, यानी कि यहां पर यदि आप 58 खांचे लोगे तो 14 खांचों में तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 14 खांचों में तो क्या आ जाएगा 4 कंडक्टर आ जाएंगे। चौदह खांचों में तो क्या आ जाएंगे 4, और एक खांचे में कितना आएगा, सिर्फ 2 ही आएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 14 खांचों में 4 कोयल आ चुकी है, लेकिन एक खांचे में केवल 2 ही कोयल है यदि आप 58 लेते हो, और यदि आप 62 लेते हो तो एक में 6 हो जाएगी और सभी में कितने हो जाएगी 4। तो यहां पर क्या हो जाता है कि आपका आर्मेचर यांत्रिक रूप से असंतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्मेचर यांत्रिक रूप से असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से इसमें हम 2 कोयल और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो कोयल हमने ऐड की है इसे ही हम क्या कहते हैं, डम्मी कोयल कहते हैं। क्या कहते हैं, डम्मी कोयल। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डम्मी कोयल का वेव वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमें दिया गया है कि चालकों की संख्या 60 है, पोल
4 हैं, स्लॉट की संख्या 15 है। तो 60 के अनुसार तो प्रत्येक खांचे में 4-4 कोयल आ जाती है, लेकिन यहां पर एवरेज पिच क्या कहता है वेव वाइंडिंग में कि Z+-2 बराबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी किसी संख्या में भाग दे तो पूरा पूरा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर यदि आप 58 प्रयोग करते हो तो 14 खांचों में तो 4-4 आ जाएंगे, लेकिन एक खांचे में क्या है, 2 कंडक्टर कम रहते हैं। तो 2 कंडक्टर कम रहने के कारण आपका आर्मेचर यांत्रिक रूप से असंतुलित हो जाता है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 कॉइल अपनी तरफ से इंसुलेट कराते हैं हम, तो वही क्या कहलाता है, डम्मी कॉइल कहलाता है। और सबसे ज्यादा डीएमआरसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डम्मी कॉइल का कार्य क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, डम्मी कॉइल का कार्य आर्मेचर को संतुलन प्रदान करना। तो ठीक है, क्या लिखोगे, डम्मी कॉइल का कार्य आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान कराना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं वेव वाइंडिंग डिजाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए वेव वाइंडिंग डिजाइन, वेव वाइंडिंग डिजाइन। ठीक है, वेव वाइंडिंग डिजाइन। ठीक है, अब सबसे पहले लैप वाइंडिंग हो या वेव वाइंडिंग हो, उसमें बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का ही मान क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां पर इसका मान ले लिया 5, इसका मान ले लिया है 3। ठीक है, दोनों ही क्या है, विषम संख्या है। अब एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां पर कंडक्टर ले लिया। ठीक है, ठीक है, मैंने रफली लाइंस ड्रॉ कर ली है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कंडक्टर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने यहां पर 14 कंडक्टर ले लिए, 14 मैंने क्या ले लिए, कंडक्टर ले लिए एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, अब आपके पास बैक पिच कितना है, 5 है। फ्रंट पिच कितना है आपके पास, 3 है।
ठीक है, तो मैंने यहां पर नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 + 5 इक्वल टू कितना होता है 6। ये किस पे जाएगा 6 पर जाएगा, यहां से 6 पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किस पे आ गया 6 पे। अब ये 6 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 9। तो ये यहां से किस पे चला जाएगा 9 पर चला जाएगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ये और किस पे आ गया 6 से 9। ठीक है, अब देखिए 9 + 5 इक्वल टू कितना होता है 14। तो ये किस पे चला जाएगा 14 पर। ठीक है, ये यहां आ चुका है। अब देखिए यहां पर 14 + 3 इक्वल टू कितना होता है 17। और 17 को आपका क्या लिख सकते हो 14 + 3। तो वापस ये किस पे आ जाएगा आपका यहां पर किस पे आ जाएगा, यहां से ये निकला इस प्रकार। ठीक है, किस पे आ जाएगा 3 पर आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहां पे वापस लिख दीजिए 3 + 5 इक्वल टू 8। ये यहां से किस पे आ जाएगा 8 पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 8 + 3 इक्वल टू 11। ये किस पे चला जाएगा यहां से 11 पर, है ना। अब देखो 11 + 5 इक्वल टू कितना होगा 16। इसको क्या लिख सकते हो 14 + 2। तो ये किस पे जाएगा 2 पे जाएगा यहां से। ठीक है, किस पे आ जाएगा 2 पर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर 2 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये यहां से किस पे आ जाएगा 5 पर आ जाएगा। अब देखिए 5 + 5 इक्वल टू 10। तो ये यहां से किस पे जाएगा 10 पर। ये यहां से 10 पर आ गया, है ना। अब देखिए 10 + 3 किस पे जाएगा 13 पे। ये किस पे आ गया यहां से 13 पर। ठीक है, अब यहां पर 13 + 5 इक्वल टू 18 और 14 प्लस क्या लिखोगे आप इसे 4। किस पे आ जाएगा यहां से 4 पर। यहां से निकला, ठीक है, और किस पे आ जाएगा यहां पर 4 पर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 + 3 = 7। किस पे आ जाएगा यहां से 7 पर। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 + 5 12। तो किस पे चला गया यहां से ये 12 पर। ठीक है, फिर 12 + 3 = कितना हो गया 15। 15 को क्या लिखोगे 14 + 1। तो ये यहां से निकला, ठीक है, और कहां पहुंच चुका है यहां पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करानी है वेव वाइंडिंग डिजाइन करानी। अब ध्यान में रखना है कि आपकी जो
वेव वाइंडिंग है वो आपकी वेव के समान यानी तरंग के समान आगे ही चलती रहती है, वेव के समान, इसलिए इसका नाम वेव वाइंडिंग रखा गया। ठीक है, कि ये तरंग के समान आगे चलती रहती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, वेव वाइंडिंग। और इसे वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और वेव वाइंडिंग में किसी भी प्रकार के इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब यदि आप यहां पर क्या लगाते हो, कम्यूटेटर लगाते हो। क्या लगाते हो, कम्यूटेटर। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, कम्यूटेटर। जैसे 1 2 3 5 6 ठीक है, तो यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, आगे चला जाए तो इधर से 2 को ज्वाइंट कर दो, उधर से छोड़ देना है, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंट मत करो। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, कम्यूटेटर। अब ध्यान में रखना है कि वेव वाइंडिंग में जो आपका समांतर पथ होंगे वो केवल कितने होंगे, 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है नेक्स्ट पॉइंट, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल पर निर्भर नहीं करते हैं। और इसमें पैरेलल पाथ ए बराबर हमेशा क्या होता है, केवल 2 ही होता है। और इसमें ब्रश की संख्या भी क्या होती है, यहां पर 2 ही होता है। ठीक है, यहां पर हमने कम्यूटेशन पिच डिसाइड नहीं की है। ठीक है ना, तो कम्यूटेशन पिच हमें पता होता तो हम बता देते कि यहां से यहां तक इसकी कम्यूटेशन पिच है, क्योंकि हमने नॉर्मली एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि लैप वाइंडिंग होती थी, उसका प्रयोग हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए किया जाता है, जबकि आपकी जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये है आपका वेव वाइंडिंग डिजाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लैप और वेव में अंतर करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।